हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग भूगोल विषय से संबंधित भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे। और इस अध्ययन में हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है भारत का भू आकृतिक प्रदेश, फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, इसका अध्ययन करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या क्या इसमें टॉपिक है, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसी की शुरुआत क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न आपके मन में उठ सकता है। तो ये प्रश्न का उत्तर ये है कि अगर आप भारत के भौगोलिक विशेषताओं से परिचित नहीं रहेंगे तो आप अगले किसी भी टॉपिक में आपकी उतनी अच्छी समझ नहीं बन पाएगी जो होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो भू आकृतिक प्रदेश हैं, पर्वत, पठार, नदी, घाटी, मैदानी प्रदेश, रेगिस्तान, मरुस्थलीय प्रदेश, तटीय प्रदेश, इन सब का एक सामान्य अवलोकन बहुत जरूरी है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, जो लोग हिंदी में है, हिंदी इंग्लिश दोनों हम लोग अपना कन्वर्सेशन करते रहेंगे। भारत के भू आकृतिक प्रदेश का अध्ययन करने के लिए हमें जरूरत पड़ी इसके किस आधार पर हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो संरचना और उच्चावच के आधार पर, संरचना और उच्चावच के आधार पर हम इसका सीमांकन करते हैं, आधार पर इसका विभाजन करते हैं, या सीमांकन आप लिख सकते हैं, सीमांकन करते हैं। तो अब संरचना और उच्चावच के आधार पर अब आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि सर उच्चावच क्या है। तो उच्चावच किसी भी स्थान की जो भी ऊंचाई होती है, जो भी उस प्लेस की ऊंचाई होगी, ऊंचाई के साथ जो ढाल की तीव्रता होगी, जो भी ढाल की तीव्रता होगी, उसके आधार पर उस प्लेस का वो अध्ययन होता है, उसको हम बोलते हैं उच्चावच। तो ये उच्चावच के आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं। तो इस आधार पर हम जब अपने भारत को देखते हैं तो हम भारत को जो है मेजर रूप से 4 भागों में डिवाइड करते हैं। और 4 भागों में, जैसे देखिए, अगर ये कोई प्रदेश है तो किसी प्रदेश में क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं जनरल। जैसे देखिए, अगर कोई प्रदेश है तो उसमें पर्वतीय प्रदेश हो सकता है। पर्वतीय प्रदेश के साथ क्या हो सकता है दूसरे रीजन पर, पठारी प्रदेश, पठारी क्षेत्र होंगे। तो पठार के बाद क्या हो सकता है, मैदानी प्रदेश होंगे। और मैदान के बाद जो होंगे वो द्वीप समूह होंगे, इनका भी हमें अध्ययन करना होगा। और इसके बाद एक और है, 4 के अलावा एक जो किनारे जो हमारे तटीय प्रदेश होंगे, उनको भी हमें अलग से पढ़ना होगा। तो ये मेजर 5 क्षेत्र हैं, इनका हम प्रादेशिक अध्ययन करेंगे। तो अब हम उच्चावच के आधार पर अगर हम विभाजन करें तो सबसे पहले आइए देखिए भारत की विशेषताओं में भू आकृतिक प्रदेश में कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो उच्चावच के आधार पर नंबर 1 पढ़ेंगे उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। क्या? उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। अब उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में आप लोग जानते हैं, हिमालय का नाम सुने ही होंगे। तो हिमालय का नाम जब सुने हैं तो हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? आप कहेंगे सर 3, लेकिन हम कहेंगे 3 नहीं 4। अब सर चौथा कौन आ गया? तो आइए देखते हैं चौथा कौन है। तो हिमालय के उत्तर में आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रांस हिमालय। सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय है, जिसको पार हिमालय भी बोला जाता है।
उसके बाद बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय या आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, बृहद या आंतरिक हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, और तीसरा जो हमारा है उसका नाम है मिडिल हिमालय या हम बोलते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, लघु भी बोलते हैं इसको, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, हिमाचल भी बोल सकते हैं। और जो हमारा थर्ड है वो है, सॉरी फोर्थ है, वो है शिवालिक श्रेणी। तो थर्ड श्रेणी जो है हमारी शिवालिक है। उसके बाद जो आता है वो है हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान आ जाएगा, लिख दे रहा हूं, लेकिन हम पर्वतीय क्षेत्र का अवलोकन कर रहे हैं तो उससे कोई मतलब भी है नहीं, तो इसको भी रहने दीजिए यहाँ पर। तो ये है मेजर चार जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में है, इनको हम चार भागों में डिवाइड करके इनका अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर समझिए, जो हमारा ट्रांस हिमालय है और बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय के बीच में एक लाइन है जो इसको विभाजित करती है, उसका नाम है ITSZ। अब ये ITSZ क्या है? तो ITSZ का नाम, अगर इसका पूरा नाम लिखा जाए तो इंडस नदी का नाम सुने होंगे, सिंधु नदी, इंडस, सांगपो, इंडस हो गया सिंधु नदी, सांगपो हो गया ब्रह्मपुत्र नदी जिसको हम बोलते हैं सीजर जोन, सीजर जोन। तो ये ITSZ लाइन जो है ट्रांस हिमालय को और बृहद हिमालय को विभाजित करती है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट लाइन है हमारी वो है बृहद हिमालय और मध्य हिमालय। इसके बीच की जो लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं MCT। MCT का फुल फॉर्म क्या है? मेन सेंट्रल और थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट बृहद हिमालय और मध्य हिमालय की सीमा रेखा है, इसको विभाजित करती है। इसके बाद जो थर्ड है वो है हमारा MBF, जिसका नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये हो गया मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो ये मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच की विभाजन रेखा है, और इसके बीच की भी रेखा है जो मैं यहाँ लिख रहा था, मैदानी जो प्रदेश है, इसको जो अगर एग्जाम में आ जाए प्रश्न की शिवालिक श्रेणी और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र को विभाजन करने वाली रेखा का नाम बताइए कौन है निम्नलिखित में से, तो आप बोल देंगे HFF। इसको बोलते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ये हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो अब इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इस लाइन को? तो इसका बहुत सीधा सा उत्तर है कि यहाँ पे ये नदी इंडस सांगपो नदी इंपॉर्टेंट है। आगे हम नदी का भी पढ़ेंगे, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। और उसके बाद MCT। अब यहाँ पे MCT आप देख रहे हैं, MCT क्या है? यहीं से हमारी झेलम नदी जो आप देखते हैं, झेलम नदी इसी लाइन से होकर प्रवाहित होती है, और इसी झेलम नदी में जो है कश्मीर की घाटी है। आप यहाँ लिख सकते हैं कश्मीर वैली या कश्मीर की घाटी। तो कश्मीर की घाटी जो है यहीं से बहती है, झेलम, कश्मीर की घाटी से ही झेलम नदी का अफवाह होता है। उसके बाद MBF है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है। यहाँ आपकी दून घाटी है जो उत्तराखंड में आप जानते हैं, दून घाटी, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट की वो सीमा रेखा है। तो इस प्रकार हम पर्वतीय क्षेत्र को चार भागों में डिवाइड करते हैं और उनकी विशेषता क्या क्या है वो इस प्रकार है। अब आइए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को उठाएंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग लेते हैं ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय की क्या क्या विशेषता है, यहाँ की कौन कौन सी पर्वत चोटी है, कौन कौन से प्रमुख ग्लेशियर हैं, उनका हम एक अध्ययन करेंगे, और कौन सी प्रमुख नदियां हैं। ऐसे करते हुए हम इन चारों स्थलाकृतिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अब हम ट्रांस हिमालय की।
ट्रांस हिमालय की बात करें अगर हम, तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, ये जो हमारा महान हिमालय है उसके पहले हुई थी। महान हिमालय की उत्पत्ति के पहले ही ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है भूगोलविदताओं के अनुसार। तो ट्रांस हिमालय को भी हम अब डिवाइड करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ट्रांस हिमालय कितने प्रकार में डिवाइड है, तो आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा, और ये एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक जो पर्वत श्रेणियां में लिखूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको हम 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में। कौन कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख, और इनका क्रम अगर आप उत्तर से दक्षिण बोलना चाहें तो हम उत्तर से दक्षिण की तरफ पढ़ेंगे, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। क्या क्या है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब काराकोरम की विशेषता ये है, अब इसकी विशेषता क्या है उसके बारे में, और लद्दाख की क्या विशेषता है और जास्कर की क्या विशेषता है, इसका हमें एक अवलोकन करना है। तो यहाँ हम फिर इसको देखेंगे कि जो काराकोरम और लद्दाख के बीच में एक नदी प्रवाहित होती है जो सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सिंधु की सहायक नदी है, जिसका नाम है श्योक नदी। आप लोगों ने नाम सुना होगा, श्योक नदी। श्योक नदी का प्रवाह संबंध जो है काराकोरम और लद्दाख के बीच से है, और इसके बाद लद्दाख और जास्कर के बीच में आप जानते हैं ITSZ, हमने आपको बताया था जो लाइन है वो इसके बीच में ITSZ लाइन पाई जाती है जहां से सिंधु नदी का प्रवाह होता है। आप कहेंगे सर आपने बताया था कि काराकोरम, लद्दाख ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में ITSZ लाइन है, और यहाँ तो हमें लद्दाख और जास्कर जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है उसी में आप बता रहे हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि महान हिमालय की उत्पत्ति के पहले ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हो गई थी। तो जो जास्कर रेंज है ये उत्पत्ति की दृष्टि से तो ट्रांस हिमालय में है, लेकिन इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो महान हिमालय में आता है, ग्रेट हिमालय में या आंतरिक हिमालय में। तो जैसे अभी आपको मैं बताऊं, जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये है आपका काराकोरम, ये हो गई काराकोरम, ये हो गया लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, ये हो गया जास्कर, ठीक, ये हो गई जास्कर रेंज। अब महान हिमालय जो है यहीं से महान हिमालय भी शुरू हो गया या ग्रेट हिमालय, तो ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणी। तो इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण इनका क्रम है, काराकोरम, लद्दाख, और जो जास्कर रेंज है, ये जास्कर रेंज भले ही जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट है, लेकिन इसका भौगोलिक विस्तार ग्रेट हिमालय के क्षेत्र में है। तो इस वजह से जो अब ITSZ लाइन आप देखेंगे यहाँ से होती है, यानी सिंधु नदी का अपवाह जो क्षेत्र है वो इसके बीच है ITSZ लाइन। अभी हम उसको समझेंगे। पहले हम देखते हैं कि काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है इसकी क्या विशेषता है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे जो फर्स्ट पे आता है वो है माउंट केटू, जो पर्वत श्रेणी है माउंट केटू, जिसको गार्डविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिसको हम बोलते हैं, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू को ही बोलते हैं। उसका जो लोकेशन है, उसकी जो स्थिति है वो यहीं पर है, काराकोरम रेंज पर है। ठीक है सर, आगे नेक्स्ट क्या है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर ग्लेशियर हैं। सर कौन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा नाम आप सुने होंगे सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद बल्टारो, सियाचिन, वाल्टारो। उसके बाद कौन सा है? बियाफो, बियाफो ग्लेशियर भी यहीं पर है, हिस्पर। ये सब आप जो है मैप में जाके देखिएगा कि है कि नहीं है। हिमालयन जो रीजन है लद्दाख में, वहां जाके चेक करिएगा। तो सियाचिन ग्लेशियर,
ग्वाल्टारो ग्लेशियर, बियाको ग्लेशियर, हिस्पर, इन लिस्ट की लोकेशन जो है काराकोरम रेंज में है। उसके बाद यहाँ पर गेसरब्रम और मेसरब्रम दो पर्वत मैं यहाँ लिख देता हूँ। गेसरब्रम इंग्लिश में लिख देता हूँ, गेसरब्रम और मेसरब्रम, ये दो और पर्वत चोटियां हैं, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। लेकिन ये जो ग्लेशियर है इनका नाम आपको जरूर याद करना है। ये ग्लेशियर है, ये पर्वत चोटी है, ये भी दोनों पर्वत चोटियां हैं। ये लिस्ट ऑफ लोकेशन जो है काराकोरम रेंज की है। अब इसमें सबसे ज्यादा नाम आप सियाचिन का तो जरूर हर लोग सुने होंगे। सियाचिन से एक नदी बहती है, इसकी जो मैंने आपको बताया श्योक नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम क्या है, नुब्रा नदी। अब नुब्रा नदी का जो संबंध है वो सियाचिन ग्लेशियर से है। और जब हम लोग सिंधु नदी का वो पढ़ेंगे अपवाद क्षेत्र, तो उसमें हम उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उसका भी अध्ययन करेंगे। तो पहले आप लोकेशन समझिए कि कैसे भारत की भौगोलिक अवस्थिति कैसे है। तो ये काराकोरम की विशेषता हो गई। अब हम लद्दाख श्रेणी की बात करें तो लद्दाख श्रेणी में ऐसी कौन सी विशेष इसकी जो विशेषता है कि हम इसका अवलोकन करें। तो यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी चोटी पाई जाती है जिसका नाम है माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी, माउंट राकापोसी की हम आपको बात क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप विश्व में कहीं भी घूमने जाएंगे तो जो सबसे तीव्रतम ढाल की पर्वत चोटी आपको दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलेगी माउंट राकापोसी के सिवा। तो अगर ऐसा मैं बोल सकता हूं कि विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली पर्वत चोटी, सबसे तीव्रतम ढाल वाली जो पर्वत श्रेणी चोटी है वो कौन सी है, पीक है, माउंट राकापोसी है। इसकी विशेषता ये है। और उसके बाद हम जास्कर आप बता ही चुका हूं कि जो है लद्दाख की इसका विस्तार जो है महान हिमालय के रीजन में आता है। तो ये इसके कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। ये ट्रांस हिमालय था हमारा। अब इस ट्रांस हिमालय के बाद जो हमारा नंबर आता है वो है ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। अब हम लोग महान हिमालय के संदर्भ में उसका डिटेल अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर इस क्लास को विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेट हिमालय के साथ उसका अध्ययन करेंगे। एक चीज मैं यहाँ बता सकता हूँ, हाँ, ये ट्रांस हिमालय के बाद इसका अगर एक डायग्राम बनाना चाहेंगे सर ऊंचाई के साथ तो वो देख लीजिए। आप आज ट्रांस हिमालय का रिवीजन करके आइएगा इतना, नेक्स्ट क्लास में हम इसको ग्रेट हिमालय से शुरू करेंगे। अगर इसको उच्चावच के आधार पर एक डायग्राम और आप देख लीजिए, बना लीजिए। जैसे ये सपोज करिए ये हमारा क्या है, ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय के बाद ये हमारा महान हिमालय है, क्योंकि महान हिमालय में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां ग्रेट हिमालय में ही है। उसके बाद हमारा मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के बाद शिवालिक श्रेणी, और शिवालिक श्रेणी के बाद जो है ये हमारा ये हो गई यूरोपियन प्लेट। अगर यूरोपियन प्लेट के ऊपर अब देखिए ये कौन सा हिमालय हुआ, ये हुआ ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, बृहद या आंतरिक हिमालय। अब इसकी ऊंचाई ऊपर होनी चाहिए। इसके बाद जो आएगा वो आएगा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बाद आपकी जो नेक्स्ट पर्वत श्रेणी है वो है शिवालिक।
और इसके बीच को जो विभाजित करने वाली लाइन थी वो आपने देखा, यहाँ कौन सी थी, ITSZ, इंडस सांगपो सीजर जोन। इसके बाद जो थी वो थी MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद ये जो विभाजन लाइन थी MBF। उसके बाद हमने आपको बताया था HFF है, जो अगर ये सपोज करिए ये HFF है, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ, ये तो हम जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जब भारत के उत्तरी मैदान के उत्पत्ति संबंधित पढ़ेंगे तब बताएंगे। लेकिन अगर आप सामान्य तौर पर समझना चाहते हैं तो जब भारतीय प्लेट का यूरोपियन प्लेट से टकराव हुआ तो भारतीय प्लेट का क्षेपण होता है, सबडक्शन होता है, और उससे इस फाल्ट का निर्माण हुआ। इस फाल्ट के निर्माण होने से जो शिवालिक से जो बहने वाली नदियां थी वो अपने साथ अवसादों को लेकर यहाँ पर उन्होंने अवसादों का निक्षेपण किया, और इस निक्षेपण से उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो ये एक डायग्राम है जो ट्रांस हिमालय के पूरे मतलब पर्वतीय क्षेत्र का, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र का, आप वो उच्चावच के आधार पर ये डायग्राम है, इसको देख सकते हैं। और हम नेक्स्ट क्लास में आपको महान हिमालय के बारे में उसका भी अवलोकन करेंगे। धन्यवाद।